एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास यानी हिस्टोरी के फर्स्ट लेसन यूरोप पर राष्ट्रवाद के उदय पर 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम के लिए और ये एक संभावना है और हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे। तो चलते हैं 25 क्वेश्चंस करते हैं और आप इसका आंसर दीजिए और बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? आप सोचिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1870 और ऑप्शन डी 1871। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपने सोच लिया होगा इसका ऑप्शन जो सही है वो डी नंबर इज़ करेक्ट। डी नंबर इज़ करेक्ट। डी ऑप्शन इज़ 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? बताना है आपको। इसमें एकीकरण जब हुआ था जर्मनी का, तो इसमें कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, पर्सा था इसके विरुद्ध में। तो अभी इसके बाद सी जो ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रिया जो था, ऑप्शन सी जो हमारा सही इसका आंसर होगा, क्योंकि इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में ऑस्ट्रिया ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई? कह रहा है कि राष्ट्रवाद जो है, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली जो क्रांति जो उभरी, किस क्रांति से हुई? किस क्रांति से प्रेरणा ली? क्या 1830 की क्रांति थी? क्या फ्रांसीसी क्रांति थी? क्या औद्योगिक क्रांति थी? या 1848 की क्रांति थी? बताइए। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। हो सकता है, होप आपका भी सही हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही यूरोप में राष्ट्रवाद की जो क्रांति की अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं, यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? कावुर ने किया, मेजनी ने किया, गैरिबल्डी ने किया, बिस्मार्क ने किया? बताइए किसने किया यंग इटली? तो ऑब्वियस सी बात, यंग इटली का जो हमारा जो संस्थापक था वो था मेजनी। मेजनी जो है यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। ठीक है, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी रक्त और लौह की नीति किसने बनाई थी? क्या हिटलर ने बनाई थी? क्या विलियम ने बनाई थी? बिस्मार्क ने बनाई थी? मेजनी ने बनाई थी? यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। तो अभी सी बात आप बताएंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट, जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा यानी उसका मतलब उत्तरदायी था? यानी किसके नेतृत्व में ये काम हुआ? ठीक है, तो काउंट कावुर था, बिस्मार्क था, गैरिबाल्डी था, मेजनी था? बताइए। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाया था बिस्मार्क ने। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना कांग्रेस हुई थी, उसका अध्यक्ष आपको बताना है। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष इसमें से कौन था? नेपोलियन था, लुई 18वां था, ड्यूक मेटरनिक था, या सिंबल मेटरनिक कहा जाता है, या चार्ल्स एक्स था? तो अब ये से आपका आंसर जो होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ड्यूक मेटरनिक। यानी मेटरनिक का पूरा नाम ड्यूक मेटरनिक था, जो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? लुई यानी मेटरनिक था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, गैरिबाल्डी जो है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? किसान था, सिपाही था, नाविक था, दार्शनिक था? बताइए क्या था? तो आपने आंसर दे दिया होगा। ऑब्वियस बात कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, नाविक था। क्या था? नाविक था। यानी गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। काउंट कावुर को विक्टर एनिमल, याद रखिए, काउंट कावुर ने विक्टर जो है एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? आपने पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं कि सेनापति के पद पर किया था, फ्रांस का राजदूत, या प्रधानमंत्री के रूप में, या गृह मंत्री के रूप में? बताइए इसका आंसर। तो ऑब्वियस सी बात
कि काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था जी, नियुक्त किया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू पूछ सकता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या पर्सा को कहा जाता है, ऑस्ट्रिया को कहा जाता है, ओटोमन साम्राज्य जिसको तुर्की कहते हैं, क्या इटली को कहते हैं? तो इसका आंसर भी कहाँ जाएगा, सी की तरफ जा रहा है, यानी ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 या बिस्मार्क ने? ऑब्वियस सी बात है कि जर्मन राइन का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसे ध्यान से देखें, इसका आंसर देने की कोशिश करें और आप सब सही प्रश्नों का आंसर दीजिए और उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरा इतना सही हुआ है कि नहीं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इससे बेहतर मैं प्रयास करता रहूँ। ठीक है, तो आप लोग इसमें जुड़ें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि मोटिवेशन मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, और बेहतर से बेहतर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा पाऊँ। तो आप इस चैनल से जुड़िए, एग्ज़ाम की तैयारी होगी। ठीक है, क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सोडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सोडोवा एक युद्ध है, जो सोडोवा जो का युद्ध था किस वर्ष हुआ था, बताइए। सोडोवा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1866 में हुआ था, क्या 1870 में हुआ था, 1871 में हुआ था, 1815 में हुआ था? बताइए किधर हुआ था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए की तरफ। 1866 ईस्वी में सोडोवा युद्ध हुआ था। सोडोवा युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। सब याद करने की जरूरत है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसमें से 4 संधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, बताइए। क्या वियना संधि थी, या गैस्टिन की संधि थी, प्राग की संधि थी, फ्रैंकफर्ट संधि थी? ऑब्वियसली बात 13 का जो आंसर जाएगा वो डी की तरफ जाएंगे हम लोग। फ्रैंकफर्ट संधि के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं आगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान का प्रेरणा स्रोत था? यानी कौन सा इसमें देश था चारों में कि जो यूरोपवासियों को क्या करता है, साहित्य और विज्ञान के लिए प्रेरित करता था? क्या जर्मनी था, यूनान जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, तुर्की था, इंग्लैंड था? ऑब्वियस सी बात कि यूनान का जो नॉलेज था, ज्ञान था, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस था। तो यूनान जो ग्रीस है, यूरोपवासियों के लिए ज़्यादा क्या था, साहित्य और ज्ञान के लिए विज्ञान को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? बताइए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1815 ईस्वी में, क्या 1821 ईस्वी में, क्या 1832 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में? इसके आंसर जाएंगे हम सी की तरफ। क्या जाएंगे आंसर? सी की तरफ। 1832 ईस्वी में क्या किया जी, यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया कि 1832 से यूनान अब स्वतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं। कार्बोनरी क्या था, बताइए। कार्बोनरी क्या था? क्या गुप्तचर संस्था थी, क्रांतिकारी संगठन था, राजनीतिक दल था, या व्यापारियों का संस्था था? बताइए। तो कार्बोनरी जो था वो एक तरह का क्रांतिकारी संगठन था। इसके द्वारा क्रांतिकारी यानी क्रांतिकारी पैदा हुआ करते थे। इसमें क्रांतिकारी लोग का संगठन था। ठीक है, तो क्रांतिकारी यानी 16 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एड्रियानोपोल की संधि यानी ट्रेटी ऑफ एड्रियानोपोल किस वर्ष हुई थी? जो एड्रियानोल की संधि थी वो किस वर्ष हुई थी? अब बताइए, ऑप्शन ए सही है, क्या ऑप्शन बी सही है, क्या ऑप्शन सी सही है, क्या ऑप्शन डी सही है? बताइए। क्या 1829, 1830, 1832, 1831, 71 सॉरी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। आप याद करने की कोशिश कीजिए, है ना, 1829। ठीक है, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश
किस शासक वंश की पुनर्व्यवस्था हुई? वियना कांग्रेस जब हुआ तो उस वक्त किस शासक वंश की पुनर्व्यवस्था हुई? क्या हैबसबर्ग है, क्या बुर्बो वंश है, या रामोनो है, या जारशाही है? तो आंसर क्या जाएगा आप बता चुके हैं कमेंट में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका नाम क्या है? बुर्बो वंश। यानी वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस की बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। 1948 की यूरोपीय क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? जो 1948 का जो हमें यूरोपीय क्रांति हुई उसका प्रमुख रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? तो रिजल्ट क्या होगा? क्रांति क्यों होती है? राष्ट्रवाद होने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा ना ए होगा ना बी होगा बल्कि सी होगा, राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया। क्या हो गया जी? राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया। 1848 की यूरोपीय क्रांति के प्रमुख परिणाम यही था कि राष्ट्रवाद का पूरा प्रसार हो गया यूरोप के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जालवेराइन एक संस्था थी जो किससे संबंधित थी? बताइए। जलवेराइन जो है वो एक संस्था थी जो किससे संबंधित थी? क्रांतिकारियों से थी, व्यापारियों से थी, किसान से थी, पादरी से थी? तो इसका आंसर जाएगा ना क्रांतिकारी से थी, ना किसान से थी, ना पादरियों के साथ थी। ये व्यापारियों की क्या है? एक तरह की संस्था थी। व्यापारियों की क्या थी? एक संस्था थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्या क्रीमिया युद्ध के द्वारा, सेडवा युद्ध के द्वारा, सेडान के युद्ध के द्वारा, फ्रांस प्रसंग के द्वारा? तो देखिए सेडोवा जो युद्ध हुआ उसके द्वारा, उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेडोवा युद्ध, कौन सा युद्ध? सेडोवा युद्ध जो हुआ था वो जो है सेडान का युद्ध, एक मिनट सॉरी, ये जो है सेडोवा नहीं सेडान का युद्ध होना चाहिए। एक मिनट, आपको ऑप्शन सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। 21 किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडान का युद्ध, है ना, सेडोवा नहीं बल्कि सेडान। क्या होगा जी? सेडान का युद्ध जो हुआ था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? बताइए, वियना जो कांग्रेस हुआ था उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं हुआ था? बताइए। तो ऑब्वियस सी बात, ना ब्रिटेन शामिल हुआ था, ना रूस हुआ था, ना परसा हुआ था, बल्कि फ्रांस जो है शामिल नहीं हुआ था। बल्कि ये सब ब्रिटेन, रूस, सब फ्रांस सब शामिल थे, बट फ्रांस जो है वो शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन सी इज हमारा जो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था, मैजने ने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था, कि काउर ने किया था? तो लाल कुर्ती का नामक संस्था का गठन ना बिस्मार्क ने किया था, ना मैजने ने किया था, ना काउर ने किया था, बल्कि गैरिबाल्डी ने क्या किया था जी? क्या किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था गैरिबाल्डी ने। हंगरी की भाषा क्या थी? बताइए, हंगरी की भाषा क्या थी? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली थी, पॉलिश थी, मैग्यार थी, फ्रांसीसी थी? तो इसका आंसर होगी कि सी इज करेक्ट आंसर। मैग्यार जो है जो हमारी क्या थी? हंगरी की भाषा थी, हंगरी की भाषा थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की जब क्रांति हुई उसके बाद कौन सा शासन स्थापित हुआ था? क्या संघीय शासन था? क्या संवैधानिक राजनीतिक शासन था? क्या ये निरंकुश राजतंत्र था या गणराज्य था? बताइए। तो अब ये सी बात की हमारा संवैधानिक यानी ये इसके 1830 के बाद हमारा जो इसका जो देश चलने लगा फ्रांस, वो संवैधानिक चलने लगा, एक संविधान के तहत चलने लगा। यानी इसका 25 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दोस्तों बताएं आप कि ये हमने 25 क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया कैसा लगा आपको, और कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका आंसर आपने कितना सही बनाया। अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कराइए, है कि नहीं, ताकि हमें बहुत से बेहतर और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को मैं कर पाऊँ। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।